हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी तक में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो दो आवेशित कण हैं, उनके बीच की दूरी क्या करी जा रही है, आधी करी जा रही है, तो उन पर जो लगने वाला बल क्या होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, माना कोई दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनकी बीच की दूरी क्या है, R1 है, तो उन पर लगने वाला बल F1 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रश्न में दिया हुआ है कि केवल दूरी क्या की जा रही है, आधी की जा रही है, अर्थात R2 कुछ अलग होगा, तो F2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R2 स्क्वायर होगा। और इसमें दिया गया है कि जो R2 है क्या है, आधी कर दी जा रही है, अर्थात प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो जो उनके बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाएगी, आधी कर दी जा रही है, अर्थात R1 क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, तो R2 क्या हो जाएगा, R1/R2। तो F2 यदि देखा जाए तो क्या मिलेगा, F2 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1/2 का होल वर्ग होगा। तो अब आप हल करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, F2 बराबर 4 × 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1 स्क्वायर। तो इस इतने टोटल मान किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, 4 × F1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 4 गुना। यदि यहीं पर प्रश्न रहता कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आपसे घुमा घुमा कर प्रश्न कोई भी दे सकता है। यदि मैंने बोला 3 गुनी नहीं, 1/3 कर दिया जाए, सॉरी, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी 1/3 गुनी कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल का प्रभाव क्या होगा, 9 गुना होगा, क्योंकि R स्क्वायर होता है तो 1/9 होगा, और 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 9 से, तो जो प्रभावी बल होगा क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यदि बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है, आप सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को 3 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वह 20 मीटर दूर जाकर गिरती है। यदि गेंद 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो उसका क्षैतिज परास क्या होगा। आपने प्रक्षेप गति पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो काम थीटा पर, यदि क्षैतिज परास यदि थीटा पर जो है, वही 90 - थीटा पर भी क्षैतिज परास होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो परास, क्षैतिज परास थीटा डिग्री कोण पर हो रहा है, वह परास 90 - थीटा पर भी वही परास होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री पर क्षैतिज परास क्या है, 20 मीटर है, सॉरी 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज परास क्या है, 20 मीटर है। तो 60 डिग्री पर पूछा गया है, तो मान लो 90 - 30 करा जाएगा तो कोण क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो जो क्षैतिज परास 30 डिग्री के लिए, वही क्षैतिज परास क्या होगा, तो 60 डिग्री के लिए होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 20 मीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 3 सेकंड में पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। प्रश्न क्या था, मीनार की चोटी से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जा रहा है पत्थर, तो 3 सेकंड में वो क्या जमीन पर पहुंच रहा है, पृथ्वी पर, तो मीनार की ऊंचाई पूछी है।
तो ये बताइए, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 मीटर मीनार की ऊंचाई। अब कैसे होगा इसे भी देख लेते हैं। देखिए, माना मीनार की ऊंचाई क्या है? एच है। ये मीनार की ऊंचाई क्या है? एच है। तो गति के समीकरण आप पढ़े होंगे, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 3 समीकरण होते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वो तो क्षैतिज दूरी के लिए था, ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए क्या है? ए के स्थान पर क्या होता है? जी होता है। और जी का मान कब धनात्मक होता है? जब कोई गेंद या पत्थर ऊपर से नीचे जमीन पर आता है तो जी का मान धनात्मक होता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो बढ़ता जाता है। किंतु जब जमीन से ऊपर की ओर कोई गेंद या पत्थर फेंका जाए तो जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसलिए गेंद जो मीनार की चोटी से जो पत्थर छोड़ा गया है, ऊपर से छोड़ा गया है मीनार के ऊपर से जमीन की ओर, तो जी का मान यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस सूत्र के आधार पर आप निकालेंगे तो एच का मान क्या आएगा? 45 मीटर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 45 मिनट। ठीक है। इस पर और भी समय दे सकता है। यहाँ मान लो कोई अन्य समय 2 सेकंड में पहुँचता है, तो उस पर सवाल पूछे तो उसी सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे? आप निकाल सकते हैं मीनार की ऊंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप का पथ होता है। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 200 मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। इसे ध्यान से देखिएगा, यह आपके लाइफ से संबंधित भी है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 20 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? क्षैतिज में तो वो 200 मीटर फेंक सकता है, तो पृथ्वी से ऊपर अर्थात ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये आपको बताना है। तो इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखिए, आर मैक्स का सूत्र क्या होता है? आर मैक्सिमम का सूत्र होता है यू स्क्वायर अपान जी। आर जब मैक्सिमम अर्थात 36 पर मैक्सिमम कब होता है? जब यू स्क्वायर बाई जी होता है। तो यहाँ पर आर मैक्सिमम क्या दिया है? 200 मीटर दिया है, तो यू स्क्वायर बाई जी क्या है? 200 मीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एच मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो एच मैक्सिमम का सूत्र क्या होता है? यू स्क्वायर बटा 2g। तो यू स्क्वायर बटे जी का मान 200 दिया है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 200/2 हो जाएगा, तो एच मैक्सिमम का मान क्या आएगा? 100 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 100 मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, अंक बदल दे। तो आप क्या करेंगे? उसी सूत्र पर एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम का सूत्र आपको याद होना चाहिए, और उससे आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। आप लोगों को पता भी होगा, यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं। उसकी जो क्या कहते हैं, संवेग जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसका संवेग क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा आप ये देख सकते हैं। देखिए, संवेग का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा के संदर्भ में P1 बराबर √2m के। 1 इसलिए लिया हूँ कि अब मान लो आप 4 गुना कर रहे हैं, तो P2 भी होगा एक। तो P1 क्या है? माना कि √2m के है। तो यदि मान लीजिए 4 गुनी करी जा रही है, तो P2 क्या हो जाएगा? √2m × 4 के होगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 हो गया।
और ये आप देख रहे हैं कि √2m के किसके बराबर है, P1 के बराबर है। तो P2 किसके बराबर, 2P1 के बराबर। तो जो संवेग होगा वो 2 गुना हो जाएगा, पहले वाले संवेग से कितना 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने गतिज ऊर्जा 4 गुनी कह दिया। यदि आपसे कह दे संवेग 2 गुना हो जाए तो आप ऐसे कैसे करेंगे। यदि संवेग 2 गुना हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो आप उसी सूत्र के माध्यम से या इस तरह गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, P²/2m होता है। ठीक है, संवेग यदि दुगुना होता है तो P का वर्ग है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यदि संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको दे सकता है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक K का मान होता है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक K का मान होता है। तो ऑप्शन ए दिया है वो 1 से कम, ऑप्शन बी दिया है 1 से अधिक, ऑप्शन सी क्या दिया है 1 और ऑप्शन डी क्या दिया है अनंत। तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। आपको याद रखना है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। निर्वात या हवा के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। प्लांक नियतांक का मात्रक। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है जूल सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ तथा उनकी बीमाएँ दी हुई है नीचे, इनको याद रख कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। प्लांक नियतांक की बीमा आप याद कर लीजिए, गैस नियतांक की बीमा याद कर लीजिए, वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक, ये चारों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड कर लिया हूँ। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। प्लांक नियतांक की बीमा mL/2T-1, गैस नियतांक की बीमा mL/2T-2 θ-1, वेग प्रवणता की बीमा T⁻⁻1, श्यानता गुणांक की बीमा mL-1 T-1। अब m लिखा गया है, इसका पावर 1 आप क्या करेंगे समझ सकते हैं, होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में गति कर रहा है तो उसका पथ क्या होगा। ध्यान से सोचिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करे, जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र है, तो उसका पथ क्या होता है, सरल रेखा होती है। उसका पथ क्या होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और यदि कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसका पथ क्या होगा, जब वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र की बात की गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसका पथ क्या होगा, तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होगा। यदि ये प्रश्न दिया है, यदि उसी की दिशा में गति करता है तो सरल रेखा होगा। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये तो आप सभी को मालूम भी होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैद्युत बल रेखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। दो वस्तुएं क व ख जिसके द्रव्यमान क्रमशः 15 केजी और 20 केजी हैं, तो किसका जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व के बारे में आप जानते हैं, जड़त्व जो है द्रव्यमान पर डिपेंडेंट होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ख का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात ख का। तब यदि आपसे पूछा जाए क्या जड़त्व द्रव्यमान पर डिपेंडेंट रहता है, हाँ, द्रव्यमान पर ही जड़त्व निर्भर करता है। ये भी बात यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, ध्यान दीजिएगा। केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट होगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, कोणीय संवेग संरक्षण। द्वितीय नियम क्या कहता है, केपलर का द्वितीय नियम भी आप समझ सकते हैं। द्वितीय नियम यह कहता है कि जब कोई पिंड या ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर रहता है तो उसका वेग क्या होता है, कम होता है। यदि जैसे ही वो सूर्य के समीप आता है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं सभी ग्रह, तो सूर्य के समीप आता है तो उसका क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। यही द्वितीय नियम था। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या आधारित है, केपलर का द्वितीय नियम। प्रथम नियम आप जानते हैं, कक्षाओं का नियम है, बताते हैं कि सभी ग्रह क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। और तृतीय नियम क्या है, परिक्रमण कालों का नियम है, जिसमें बताते हैं कि टी स्क्वायर समानुपाती होता है ए क्यू के। टी क्या है, आवर्तकाल है किसी भी ग्रह के लिए, और ए क्या है, सूर्य और उस ग्रह के बीच की दूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी आधी कर दी जाए, आधी अर्थात 1/2 कर दी जाए, तो वर्ष कितने दिनों का होगा। वर्तमान वर्ष कितने दिनों का होता है, 365 दिन का होता है। ये कह रहा है कि यदि दूरी आधी कर दी जाए, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो वर्ष कितने दिनों का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये याद रखिएगा, यदि आधी कर दी जाएगी तो 129 दिनों का वर्ष हमारा हो जाएगा। अब कैसे होगा, यदि प्रश्न घुमा कर पूछ दे कि 2 गुनी कर दी जाए तो आप कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रश्न को समझना होगा, कैसे हल होगा। देखिए, आप जानते हैं जो केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है, जो आवर्तकाल का वर्ग किसके समानुपाती होता है, सूर्य या किसी भी ग्रह के बीच की दूरी के क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर आधी दूरी करी जा रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो टी स्क्वायर समानुपाती ये क्यू है। तो अब आप देखेंगे कि जो T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर बराबर किसके होगा, A1 क्यू और A2 क्यू के बराबर हो। कैसे होगा कि जब समानुपात होता है तो अब मान लीजिए दूरी क्या करी जा रही है, आधी करी जा रही है, तो ये उसका समय तो बदल जाएगा ना। मान लो T1 तो 365 होगा ही, जो पहले वर्तमान समय क्या था, 365 है। आवर्तकाल आप भी जानते हैं, पृथ्वी से कितने दिनों में पूरा करता है अपना 1 साल का, तो 365 दिन में होगा तो मालूम है। लेकिन T2 आपको निकालना है कि अब क्या हो जाएगा। अब बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी वर्तमान दूरी आधी करी जा रही है, तो A2 जो होगा वो क्या करी जा रहा है, A2 का जो मान है वो क्या कर दिया जा रहा है, आधा अर्थात A1/2 कर दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो जाकर T2 क्या मिलेगा, 129 दिन होगा। अर्थात इसी तरह आपको हल करना है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कैसे हल हुआ है। T1 टी स्क्वायर समानुपाती ये क्यों आपको भी मालूम है,
T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर बराबर T1 क्यू बटा A2 क्यू। तो T2 स्क्वायर बराबर आप देख सकते हैं कि ये होगा क्या, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मान होगा। अभी मान पुट यहाँ पर नहीं किए हैं, यहाँ पर आकर क्या किए हैं, T1 365 दिन का आपको भी मालूम है होता है, और यहाँ ए क्यू से A1 क्यू है और A1 ऊपर क्यू भी है, तो कट जाएगा, 1/8 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई है डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, T2 अंत में मिल जाएगा 129 दिन। तो इसी तरह आप करेंगे जो भी सवाल ऐसे आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बी 129 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र की बात की जा रही है, तो आपको मालूम है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, होता है। तो पृथ्वी की ये तो सतह पर है, लेकिन हम आपसे क्या पूछा गया, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब देखा जाए कि 9.8 किस आधार पर लिया गया है। तो यह मान आपको बता दूं जानकारी के लिए, समुद्र तल से 45 डिग्री के कोण पर लिया गया है। 9.8 मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मानक मान है, थोड़ा इससे अलग भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्रुवों पर कुछ अलग गुरुत्वीय त्वरण होता है, विषुवत रेखा पर कुछ अलग होता है। तो इस तरह उसका मानक मान क्या माना गया है, 45 डिग्री कोण पर समुद्र तल से लिया गया है, तो उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन केंद्र की बात की जाए तो प्रश्न भी पूछा है कि केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो 0 होता है, इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा। अर्थात सरल लोलक खुद होगा जिसको पहाड़ पर ले जाया जा रहा है, तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, ये तो पहले इसका आंसर बता दूं। इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। वहीं आपसे पूछा गया है सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति जानते हैं कि इन क्या आवृत्ति है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इन जो होता है 1/t होता है, आवर्तकाल के विपरीत होता है। यदि पहाड़ पर ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ रहा है तो आवृत्ति क्या होगी, घट जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। अब कैसे कहेंगे कि आप जानते हैं कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो आप सूत्र आपको मालूम है, देखते हैं उसे। आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, 2π√L/g। तो ऊंचाई के साथ आपको मालूम है कि यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या उसकी गहराई में जाएं, आपको पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। तो 0 अर्थात कम होते गया होगा, तो वहाँ पर 0 होता है। और पृथ्वी के सतह से ऊपर भी जाएंगे तो जी का मान जो होता है कम होता जाता है, ठीक है, और नीचे भी कम होता है, नीचे लेकिन 0 हो जाता है, ऊपर अभी जाते जाएंगे 0 जल्दी होगा नहीं, 0 होता ही नहीं है, लेकिन केंद्र पर आपको 0 मिल जाएगा। ऊपर भी जाते हैं तो जी का मान कम होता है, नीचे भी आएंगे पृथ्वी के केंद्र की तरफ, जी का मान कम होगा। तो ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है, तो यहाँ जी का मान कम होगा, तो ये पूरा मान क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे में आपसे पूछा जाए कि 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है, अर्थात हर जो क्या है 4 से तो कम है, लेकिन ये पूरा मान 1/2 बड़ा है। तो यदि हर का मान बढ़ता है तो पूरा मान क्या होगा, घटता है, जो पूरा मान होगा उसका, यदि हर का मान घटेगा तो जो पूरा मान होगा वो बढ़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जी क्या है, हर में है, तो इसका मान घट रहा है, तो पूरा आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस सूत्र से आप देख सकते हैं कि आवर्तकाल बढ़ेगा, आवृत्ति क्या होगी, घटेगी उसकी, क्योंकि अपोजिट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आप बता देंगे, आवर्तकाल बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से 2 गुनी कर दी जाए तो उस ग्रह से किसी पिंड के लिए पलायन वेग
होगा। प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग किसी भी ग्रह का वह वेग है जो उस ग्रह को छोड़कर जाने के लिए उपयुक्त होता है, अर्थात तो उस ग्रह के गुरुत्वीय छोड़कर वो क्या हो जाए, अनंत में चला जाए और वापस न आवे, तो इसे क्या बोलते हैं? उस ग्रह का, उस पिंड के लिए प्लायन वेग बोलते हैं। तो प्लायन वेग यदि पूछा जाए कि प्लायन वेग का सूत्र पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी गया है। प्लायन वेग भी पृथ्वी के लिए बता रहा हूँ, तो v बराबर √2g/m/r होता है। तो इसे अब सूत्र देखने से पहले अब इधर आइए। यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से दोगुनी कर दी जाएगी तो उस ग्रह से किसी पिंड के लिए प्लायन वेग क्या होगा? तो ये भी हमको बता दूं, उसका भी जो प्लायन वेग होगा v होगा। क्यों होगा? यही इसका हल दिया गया है। अब मान लीजिए v क्या है? पृथ्वी के लिए यह प्लायन वेग है, ठीक है। ये पृथ्वी के लिए प्लायन वेग, माना ग्रह O है तो उसके लिए VO माना, यहाँ पर VT ग्रह के लिए, कुछ भी ग्रह के तो VO माना, तो उसके लिए जो आवर्तकाल होगा उसका सूत्र ये होगा। जी तो सबके लिए बराबर हो, कैपिटल जी क्या होगा? सबके लिए बराबर होगा, तो √2g/m/r ओके माना है पिंड को। तो प्रश्न में बताया गया है कि जो ग्रह है उसका पृथ्वी से उसका द्रव्यमान दोगुना है और उसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की क्या है? दुगुनी है। तो VO क्या हो जाएगा? यदि MO बराबर, MO यहाँ पर लिख दिए हैं, हाँ MO बराबर 2me यहाँ पर होगा, 2me यहाँ पर रखने पर आपको प्राप्त हो जाएगा VO। अंत में क्या मिलेगा? यही मिलेगा, क्योंकि 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। और ये आपको मालूम है कि ये सूत्र किसका है? V का है। तो VO अर्थात उस ग्रह के लिए आवर्तकाल क्या हो गया? प्लायन वेग क्या हो गया? V हो गया, अर्थात पृथ्वी का जो प्लायन वेग है उसके लिए भी प्लायन वेग। यदि इन दोनों कंडीशन में क्या कह दिया था? पृथ्वी से दोगुना कह दिया था। यदि उसका द्रव्यमान, उस ग्रह का द्रव्यमान 3 गुना और जो त्रिज्या हो वो पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुना, तब तो उसका मान अलग आता है। लेकिन दोनों क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। यदि दोनों, जब भी दोनों की बात की जाए कि दोनों 2 गुना कर दिया जा रहा है, 3 गुना कर दिया जा रहा है, 4 गुना कर दिया जाए, दोनों की बात की जाए, तब तो जो उस ग्रह के लिए भी प्लायन वेग होगा वही पृथ्वी के लिए जो प्लायन वेग है उस ग्रह के लिए भी प्लायन वेग होगा। तो प्लायन वेग का आप सूत्र ये याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो गैस की श्यानता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था हमारा? ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अर्थात ताप का प्रभाव श्यानता पर पड़ता है। यदि पूछा जाए श्यानता पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तभी ना घट बढ़ जाता है मान। तो गैसों के लिए श्यानता, ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाती है, किंतु द्रव के लिए श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय, देखिए बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी प्रश्न आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप मात्रक में गलत कर देते हैं। आपको तो मालूम है कि 11.2 होता है, लेकिन क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है कि किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है कि मीटर प्रति घंटा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अर्थात इस वेग से यदि कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। प्लायन वेग का मतलब यही है कि अर्थात पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 है। तो कोई भी वस्तु या हल्का हो या भारी, ध्यान दीजिएगा,
पृथ्वी के लिए जो प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो भारी वस्तु या हल्का वस्तु यदि दोनों को इस वेग से फेंकेंगे तो ये क्या कर जाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है प्लायन वेग। प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड किसी भी वस्तु के लिए होगा, वो चाहे हल्का हो या भारी हो। अगला प्रश्न है, व्यक्ति पर सबसे कम दाब कब लगेगा? ये आपको ध्यान देना। दाब को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए दाब P बराबर क्या होता है, F/A होता है। ये क्या है, क्षेत्रफल है, तली का क्षेत्रफल, तो F, ठीक है। तो दाब कब कम लगेगा, दाब कम कब लगेगा, जबकि वह बैठा है, लेटा है, एक पैर पर खड़ा है। ये बताओ, दाब यदि कम की बात की जाए, अर्थात कम ये दाब कब होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा। क्योंकि बड़ी संख्या, जब हर बड़ी संख्या होगी तो क्या उसका पूरा मान क्या आएगा, कम मान आएगा। तो दाब कम कब होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ये बताइए, बैठने पर क्षेत्रफल अधिक होगा कि लेट जाने पर क्षेत्रफल अधिक होगा कि एक पैर पर खड़ा होने पर या दोनों पैर पर खड़ा होने पर। तो लेटने पर क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, लेटेंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो उस समय दाब जो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यस्थता गुणांक का मान हो जाएगा। यंग प्रत्यस्थता गुणांक तार को खींचे, मोड़े, चौड़ाई कुछ भी करे, यदि वह पदार्थ वही पदार्थ है तो उसके लिए यंग प्रत्यस्थता गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यंग प्रत्यस्थता गुणांक यह किसी पदार्थ का अभिलक्षण होता है, तो तार वही रहेगा, यदि उसे मोड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन तार वही है, तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक क्या है, उसका फिक्स है। तो उसका यदि 2 गुना कर या 4 गुना कुछ भी दे तो समान रहेगा यंग प्रत्यस्थता गुणांक। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तय करता है, अर्थात क्षैतिज दूरी अधिकतम तय करने के लिए उससे किस कोण पर फेंकना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि सबसे अधिक दूरी, क्षैतिज दूरी तय करने के लिए किसी वस्तु को 45 डिग्री पर कोण पर फेंका जाएगा, तो क्या होगा, उसका क्षैतिज परास अधिक होगा। अब कैसे होगा इसे भी दिखा दे एक बार। तो आप जानते हैं कि जो क्षैतिज परास आर होता है, तो आर अधिकतम दूरी के बाद आर मैक्स कब होगा, पहले आर की बात कर ली जाए। u² sin 2 थीटा बटा जी होता है, sin 2 थीटा बटा जी होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान 1 कब होगा, जब 2 थीटा क्या हो, 90 डिग्री। यदि 2 थीटा 90 डिग्री है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। तो वही तो बात है। तो 45 डिग्री के कोण पर क्या होगा, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट में क्या क्या संरक्षित रहता है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट में केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा या ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग और गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यदि पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट की बात की जाए तो उसमें केवल संवेग संरक्षित रहता है, गति ऊर्जा नहीं। क्लियर, आप स्पष्ट रूप से समझिए कि पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट में, यहाँ तो प्रत्यास्थ है, तो पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट में केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। एक्चुअल में रियल लाइफ में न कोई कभी पूर्ण प्रत्यास्थ संघट होता है, न कभी पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट होता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट में क्या संरक्षित रहता है, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों, लेकिन उसमें संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आपको बार बार पूछा गया है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऐसे प्रश्न को आपको क्या जवाब देना है, ऊर्जा का ये मात्रक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, वांडर वाल गैस समीकरण ये है।
ये क्या है, वांडरवाल गैस समीकरण है P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर टी में नियतांक ये व बी के मात्रक बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे क्या किया है, सम्मिलित कर लिया। तो इसे आपको याद रखना है। ए का याद रखिएगा, हल करेंगे तो जल्दी आपसे आएगा नहीं, तो याद रखिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट होगा। ए का मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर के पावर 4 और बी का मात्रा मीटर क्यूब। यदि बीमा भी पूछ ले तो आपको बीमा तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो बीमा ये होगा, तो ये याद रखिएगा। वांडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी में नियतांक वो बी के मात्रक, ए का मात्रक न्यूटन मीटर का पावर 4 और बी का मात्रक मीटर क्यूब होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।